आज की क्लास अपनी रहेगी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक आधार। पिछले चैप्टर में हमने जेनेटिक्स को पढ़ा था और जेनेटिक्स में हमने आनुवांशिक गुण, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था। आनुवांशिकता क्या है, वंशागति या वेरिएशन जिसको हम कहते हैं विभिन्नताएं, इन सब के बारे में पढ़ा था। मेंडल के बारे में पढ़ा। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। मेंडल से पहले भी जिन्होंने बिफोर जेनेटिक्स दिया था, जिसके 3 नाम मैंने आपको बताए थे, टोलरूटर, गार्टनर और नोडिल। उन 3 वैज्ञानिकों ने तंबाकू के पौधे पर रिसर्च की थी और उन्होंने आनुवांशिकता को समझाने का प्रयत्न किया था, लेकिन उन्होंने गलत समय में गलत पौधे का चुनाव किया, तंबाकू के पौधे का चुनाव किया था, जो कि उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना मेंडल का मटर का पौधा सही साबित हुआ था। मेंडल ने जो रिसर्च की थी वो 1856 से 1863 तक उन्होंने 7 सालों तक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने 34 किस्में देखी थी और उन 34 में से उन्होंने 22 किस्मों का चुनाव किया था। और मेंडल के प्रयोग जो है वो सफल रहे, लेकिन एक कारण से उनके प्रयोग कहीं ना कहीं असफल भी साबित होते हैं, क्योंकि मेंडल ने जीन, गुणसूत्र, डीएनए यानी कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है या आनुवांशिक पदार्थ जीन होता है या आनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम गुणसूत्र से निकलता है, इसके बारे में मेंडल को कोई जानकारी नहीं थी। जब मेंडल ने नियम दिए तो वो कुछ हद तक सही भी साबित होते हैं। मेंडल के नियम सही थे, गलत नहीं थे, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में जब देखा जाए तो मेंडल के नियम गलत साबित हो जाते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। और आणविक आधार का मतलब है कि हम यहाँ पर डीएनए, आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। प्रीवियस जो चैप्टर था वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कारक था, गुणसूत्र, डीएनए, जीन, इनकी खोज जो है 19वीं सदी के बाद, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी आने के बाद या इसी के समकक्ष होती है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जिसको हम कहते हैं वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार का मतलब है कि हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या जैसे हम कहते हैं डीएनए, आरएनए के बारे में बात करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो यहाँ पर डीएनए है या आरएनए है। और आनुवांशिक पदार्थ का मतलब, जेनेटिक मटेरियल का मीन यहाँ पर ये है कि ऐसे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स के अंदर है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस जो जनरेशन है उस जनरेशन जैसे जब नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स या जब लक्षण जो हैं जाते हैं, तो उन लक्षणों को लेकर कौन जाता है, उन लक्षणों को ले जाने वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके या तो डीएनए या आरएनए। लेकिन यहाँ पर हम 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ेंगे, और ये 2 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? सेल्स जो है वो 2 प्रकार की, यहाँ पर सेल्स आर 2 टाइप। कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है जिनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं? वो कोशिकाएं जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज में देखने को मिल रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता हो। यूकैरियोटिक कौन से हैं? ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो है पाई जाती है। बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, बहुकोशिकीय की। जितने भी सजीव हम हमारे चारों ओर देखते हैं, चाहे वो फंगस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमेलिया हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते हैं उन सब के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती है। एक आधार ये भी कहा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जो है पुरानी कोशिकाएं हैं, ओल्डेस्ट सेल है, और यूकैरियोटिक जो है न्यूली डेवलप्ड जो सेल है उनको कहा जाता है, नई प्रकार की कोशिकाएं होती है।
यानी कि प्रोकैरियोटिक का उद्भव जो है पहले हुआ है और यूकैरियोटिक का जो उद्भव है वो बाद में हुआ है। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए दो प्रकार का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। आनुवांशिक पदार्थ जिसको कहते हैं हम, आनुवांशिक पदार्थ, सारा खेल इसी आनुवांशिक पदार्थ का है बच्चों। और इस क्लास के अंदर हम आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या नहीं के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डीएनए है तो कैसे है, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इस पर भी एक लंबी बहस चली थी और इसको अलग अलग लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की थी। जैसे इसकी शुरुआत जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ कर रहे हैं, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके कुछ समय बाद जो है 3 साइंटिस्ट आते हैं, ऑसवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैकार्टी और कॉलिन मैकलियोड। इन 3 लोगों ने मिलकर भी डीएनए या आरएनए को जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में साबित करने की कोशिश की थी। अंतिम जो परिणाम है डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस नाम के 2 वैज्ञानिक है, इन्होंने साबित कर दिया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब ये जो डीएनए ये आगे आएगा, ये तीनों टॉपिक जो है ये डीएनए इंट्रोडक्शन के बाद में आएगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब डीएनए जो है ये आनुवांशिक पदार्थ है और ये लगभग 99% जीवों के अंदर पाया जाता है। जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी लिविंग, ज़्यादातर मोस्टली जो है यहाँ पर 99% जो है 99% जो है उनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब ये कहते हैं कि डीएनए ही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और 1% जो है वो यहाँ पर क्या है, वो आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। ये 1% संभावना है। अब ये 1% कौन से होंगे, ये 1% होंगे वायरस। 1% जो यहाँ पर कौन से हैं, वायरस है। आपको बता दें कि वायरस को कोई भी जगत या कोई भी संघ में इसको स्थान नहीं दिया गया। इसको किसी भी किंगडम में, आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा था उस समय हमने देखा कि जब वायरस की बात आती है ना तो वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया। और वायरस को किसी भी जगत में स्थान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इसके लक्षण ठीक नहीं है। और जिन जीवों के लक्षण ठीक नहीं होते उनको कहीं जगह नहीं मिलती, उनको बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसा होता है ना, समाज में कोई आदमी रहने लायक नहीं हो, जिसके लक्षण ठीक नहीं हो, तो उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसा ही काम क्या था, वायरस का था। क्योंकि वायरस क्या होता है, नॉन स्टेबल होता है, अनस्टेबल जिसको बोलते हैं, अस्थायी होता है। अब ये डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ किस किस में पाए जाते हैं और ये कितनी संख्या में पाए जाते हैं। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो होता है मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये 3 प्रकार के अवयव या जो कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। ये 3 कंपाउंड्स क्या होंगे, ये 3 कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शर्करा। एक होती है बच्चों नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जिसको नाइट्रोजनी क्षार भी बोलते हैं। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, PO4 फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया कि जिसके अंदर एक पेंटोज शुगर हो, ये शुगर भी 2 प्रकार की होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस हो, ये भी 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन्स, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फेट 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़कर बनता है। इन 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और यही न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे हो जाते हैं इनको क्या बोल सकते हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसी को कहते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है वो एक साइंटिस्ट था, न्यूक्लिक अम्ल, ये नाम सबसे पहले दिया था फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर। और ये बात है बच्चों 1869 की। 1869 के अंदर जब
खोज हो रही थी, तो कोशिका के अंदर सेल जो होती है, उस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर क्या देखा उन्होंने, एक प्रोटीन देखी, और उस प्रोटीन को उन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। और फ्रेडरिक मिशर ने उसे क्या नाम दे दिया था, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया था। बात समझ में आई? तो आपको एक वर्ड तो देखने को मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, एक वर्ड मिलेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक है न्यूक्लिक एसिड, एक है आपका न्यूक्लियोसोम, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो इन सबको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे। आपको बता रहा हूं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, और ये न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। फ्रेडरिक मिशर ने नाम दिया था, और ये बात है 1869 1869 की। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं ना। बात तो एक ही हुई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर इसको मैं कहूंगा न्यूक्लियोटाइड होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये 3 प्रकार के अवयव, जो कंपोनेंट्स जो है, उनसे मिलकर बनते हैं। और वो क्या होता है, एक तो होता है बच्चों नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शर्करा, पेंटोज शुगर। और एक होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, PO4 या फॉस्फेट समूह है, इसको बोलते हैं। इन 3 प्रकार की चीजों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड या बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, या तो ये होगा DNA और या ये क्या होगा, RNA। और ये मैंने आपको बता दिया कि DNA और RNA जो होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है। मैंने क्या बताया, इस पृथ्वी पर 99% जो जीव हैं, उनके अंदर DNA ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और 1% जो जीव होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। अब DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म आपको अगर बताने की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA के आप क्या लिखोगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहाँ पर DNA और RNA में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। डीऑक्सी मतलब कि एक ऑक्सीजन की यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो जब आप DNA और RNA में अंतर पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑक्सीजन की गड़बड़ कौन सी है। यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है RNA के पास एक्स्ट्रा होती है। और आपको मालूम है कि जब किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा हो, एक्स्ट्रा धन हो, तो वो स्टेबल नहीं होता, वो अस्थायी हो जाता है। और यही कारण है कि RNA जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब जानते हैं, अस्थायी का मतलब है कि ये वेरिएंट चेंज कर लेता है अपना। एक एग्जांपल से बात समझाता हूं आपको। जैसे कि कोरोना जब आया था, तो कोरोना अलग अलग बॉडी में अलग अलग था, या यूं कह सकते हैं अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में अलग था। जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था, एक दो और वेरिएंट आए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो RNA जो है ये वायरस में पाया जाता है, वायरस में। अच्छा, वायरस वैसे एक्टिव नहीं होता, वायरस को होस्ट बॉडी चाहिए, आत्मा, शरीर। जिस प्रकार से शरीर, आत्मा को शरीर चाहिए। अब आत्मा होती है नहीं होती वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना श्योर है, फिल्मों में देखा है कि आत्मा को जब शरीर मिल जाए तो वो आत्मा ज्यादा खतरनाक हो जाती है ना। सूल बोलते हैं क्या आत्मा को। तो आत्मा जो होती है ना, उसको अगर शरीर मिल जाए और तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यही कुछ गड़बड़ वायरस के साथ है। ये वायरस कहीं पे पड़ा है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसी वायरस को क्या मिल जाए, कोई बॉडी मिल जाए, होस्ट मिल जाए, कोई शरीर मिल जाए, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जाकर काम खराब कर देता है। और जब ये एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया तो ये और ज्यादा, मतलब कि इसका वेरिएंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
और यहाँ पर इसके वेरिएंट के चेंज होने का कारण क्या है? इसके वेरिएंट के चेंज होने का कारण ये है कि इस आरएनए के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए जो है, इसके अंदर पेंटोज शुगर पाई जाती है, 5 कार्बन वाली शर्करा। और जब ये 5 कार्बन वाली जो शर्करा जो होती है, उसके 2 नंबर कार्बन पे एक अतिरिक्त ऑक्सीजन पाई जाती है। और ये अतिरिक्त ऑक्सीजन जो होती है क्या करती है? अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करके अलग अलग वेरिएंट बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन डीएनए के पास ऐसा कुछ होता नहीं, डीएनए के पास अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं होती, जिसके कारण डीएनए क्या होता है? स्टेबल होता है। मतलब कि आरएनए जिन जीवों के अंदर पाया जाता है, लाइक वायरस, तो ये क्या कर लेते हैं? अपने वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी शारीरिक संरचना को बदल लेते हैं। आप बदल सकते हैं क्या? हाथ, एक 2 हाथ की जगह 4 हाथ कर लेंगे, 2 आंख की जगह 4 आंख कर लेंगे? नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमारा डीएनए क्या है? स्टेबल है। आरएनए के अंदर ऐसा नहीं, आरएनए में ऐसा होता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लक्षण बोलेंगे। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये भी एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, और डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये भी इसका क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। अब ये 2 अवयव क्या होंगे? यानी कि इसके अंदर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, इन तीनों में से क्या करेंगे हम? फॉस्फेट को निकाल देंगे। अगर फॉस्फेट को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड बचेगा। यानी कि 2 अवयवों से मिलकर बनता है। एक का नाम आएगा न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम आप जब डीएनए पैकेजिंग पढ़ोगे, यानी कि बहुत सारी प्रोटीन और डीएनए जो है अगर उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है, जिसके अंदर 2, 4, 8 के युग्मक बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड अलग है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अलग है। न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो एक ही हुआ। और ये न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए और आरएनए है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में है सभी को? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं जिनके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मनुष्य की बात की जाए, ह्यूमंस के अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 3.3 लगभग इतनी पाई जाती है। और इकोलाई, एस्चेरिया इकोलाई के अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग इतनी पाई जाती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या हमारे अंदर यहाँ पर ज़्यादा है। डीएनए की लंबाई क्या होता है? डीएनए के अंदर बेस पेयर कितने होती है? जब डीएनए पढ़ेंगे हम तब जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जीवाणु भोजी लैम्डा जो है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 48,302, मैं याद कर पा रहा हूँ, होती है। यानी कि मनुष्य के अंदर देखो न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड जानते हैं, समझ गए ना? न्यूक्लियोटाइड मतलब कि मनुष्य जो है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या, एक न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अवयव से मिलकर बनता है। और वो 3 अवयव मैंने आपको बता दिए कि वो नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, और क्या होता है? फॉस्फेट होता है। ये तीनों अगर मिल जाए तो एक आपका क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और इनकी संख्या लगभग इतनी है जो कि करोड़ों में होती है, बहुत ज्यादा होती है। डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर इन सिंगल सेल। एक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई लगभग 2 से 2.5 मीटर के बीच में होती है। एनसीईआरटी में लिखा है कि लगभग 2.2 मीटर होती है। तो 2.2 मीटर का मतलब हो गया कि ये लगभग 6 से 6.5 फीट के आसपास आपकी क्या होती है? एक कोशिका के अंदर होती है। और अगर पूरी ह्यूमन बॉडी की बात, पूरे शरीर की बात करें, तो ये लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सूरज चंद्रमा तक रास्ते बना सकते हैं, इतना लंबा डीएनए मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए जो है ये 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बन रहा है, और हम उसी के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जिसको हम नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोजनी क्षार। ये नाइट्रोजनी क्षार क्या होती है? जब, अच्छा डीएनए की डायग्राम देख लो थोड़ा सा, हालांकि ये बताऊंगा मैं।
अब इसमें देखो तीन चीजें हैं, एक तो ये है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक और दो, और तीसरी चीज इनके बीच में जुड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तीन कौन कौन सी? एक तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। अब ये जो होती है, ये बीच में जो जुड़ती है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार। और ये प्रत्येक कुंडली या एक जो घुमाव जिसका जो होता है, इसके अंदर लगभग 10 होते हैं ये। और ये नाइट्रोजनी क्षार जो है दो प्रकार की होती है। एक को तुम लिखेंगे प्यूरिन, प्यूरिन्स या प्यूरिन, और एक जो नाइट्रोजन क्षार होती है उसको बोलते हैं पिरामिडीन, पिरामिडिन्स, पिरामिडिन्स। ठीक है, दो प्रकार की होती है। प्यूरिन का मतलब होता है कि ये 9 मेंबर्ड होती है। 9 मेंबर्ड का मतलब 9 श्रृंखलाओं वाली, और पिरामिडीन का मतलब होता है कि ये 6 श्रृंखलाओं वाली होती है। 9 श्रृंखला कौन कौन सी होती है और 6 श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। 9 मेंबर्ड मतलब 9 सदस्य। अब ये 9 सदस्य का मतलब इसके अंदर जो टोटल कार्बन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड बन रहे हैं वो लगभग 9 होंगे। ठीक है, और ये जो पिरामिडीन जो है इसके अंदर बॉन्ड जो बनेंगे वो लगभग 6 होंगे। प्यूरिन के अंदर जो वल्य बनती है, तो इसमें पॉइंट लिख लो, यहां पर लिख देता हूं मैं प्यूरिन की। ये 9 मेंबर्ड होती है, 9 सदस्य होती है। 9 मेंबर्ड मतलब 9 सदस्य या 9 इनके अंदर श्रृंखलाएं बनेगी। इसके अंदर दो वल्य होती है, दो वल्य या दो रिंग जिसे हम कहते हैं। ये दो रिंग कौन कौन सी होती है? एक रिंग तो होती है हेक्सा, हेक्सा, और एक रिंग होती है इसके अंदर पेंटा। हेक्सा मतलब कि 6 और पेंटा मतलब कि 5। 5 और 6 टोटल हो गई 9। अगर इसकी बात करें तो यहां पर इसके अंदर 9 की जगह कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 6 मेंबर्ड होती है, 6 मेंबर्ड, 6 सदस्यों वाली क्या होती है? श्रृंखला या वल्य होती है। और एक जो इसके अंदर वल्य, इसमें वल्य दो है, पेंटा और हेक्सा, इसके अंदर एक ही वल्य होती है, यानी कि रिंग जो है यहाँ पर वो एक ही बनती है, और वो रिंग जो है उसको बोलते हैं हेक्सा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्यूरिन के यहाँ पर दो एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। इनके अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो फिक्स है, लेकिन इनके फॉर्मूले जो है वो थोड़े बदल जाते हैं। किसी में ऑक्सीजन अतिरिक्त है, किसी में हाइड्रोजन अतिरिक्त है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या रखेंगे हम? इसका एग्जाम्पल जैसे कि साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होता है। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर ये प्यूरिन जो है ये 9 मेंबर्ड यानी कि 9 रिंग होती है, और ये कितनी होती है? 6 मेंबर्ड यानी कि 6 रिंग वाली होती है। अगर इसकी बात करें तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे, ये क्या हो गई? ये 9 मेंबर्ड हो गई, 9 कार्बन वाली। इसमें ये 1 2 3, ये 4 5 6, और ये आपका 7 8 और 9। इसमें आप 2 4 5 8 कार्बन 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 और कार्बन होती है। अतिरिक्त ऊपर जो है यहाँ पे क्या लगेगी? NH2, और बाकी यहाँ पर क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन फिक्स होती है। ये लीजिए, तो इस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? प्यूरिन कहेंगे। प्यूरिन मतलब कि इसके अंदर 9 यानी कि 9 जो है सदस्य या 9 बंध बनते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के जो यहाँ पर बंध हैं ये कितने बनते हैं? 9 बनते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, और इनके बीच में जो कार्बन जो है वो 2 4 5 और 8 नंबर पे है। बाकी इसके अतिरिक्त क्या होती है? इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। अगर आप बात करो पिरामिडीन्स की, तो पिरामिडीन कुछ ऐसा होता है, पिरामिडीन जिसके अंदर 2 4 और 5, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अतिरिक्त क्या है? नाइट्रोजन होती है, और इसके यहाँ पर एक NH2 ग्रुप लगा होता है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, जब प्यूरिन की बात होगी तो एडेनिन ग्वानिन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी, और पिरामिडिन जो है उनकी भी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी। फॉर्मूला बदल जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पर ऑक्सीजन, कहीं पे नाइट्रोजन, कहीं पे हाइड्रोजन अतिरिक्त जुड़ जाती है, जिसके कारण इनका फॉर्मूला बदल जाता है। यानी कि फॉर्मूला अलग हो सकता है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है। ये 9 मेंबर्ड होती है और ये कितनी होती है, 6 मेंबर्ड, यानी कि 6 श्रृंखला वाली या 6 सदस्यीय संख्या होती है, जो कि डीएनए का पहला जो अवयव है, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और इसके दो प्रकार, प्यूरिन और पिरामिडिन्स, और इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, और इसके अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो होता है, ये जब डीएनए में हम अंतर पढ़ेंगे ना, तब एक लाइन पढ़ेंगे कि डीएनए का मतलब हो गया कि इसके अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगी, वो होगी आपकी एटीजीसी। और जब आरएनए की बात होगी तो उसका मतलब है कि वहां पर नाइट्रोजन 4 एयूजीसी। मतलब कि प्यूरिन की कौन कौन सी होगी, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन्स कौन सी होगी, थाइमिन और साइटोसिन। किसकी बात कर रहा हूं, डीएनए की। मतलब कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस मिलेगी। 4 कौन कौन सी हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो एडेनिन जो है ये क्या है, ये प्यूरिन है, और ये ग्वानिन जो है ये भी क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, प्यूरिन, पी यू, प्यूरिन। और ये जो टी जो है, थाइमिन, ये पिरामिडिन्स है, और सी जो है यहाँ पर क्या है, पिरामिडिन्स है। तो जो डीएनए जो होता है उसमें 2 प्रकार की तो क्या होती है, प्यूरिन होती है, 2 प्रकार की क्या होती है, पिरामिडिन्स होती है। जब आरएनए की बात हो तो देखो बच्चों, एडेनिन जो है और ग्वानिन जो है, और साइड एडेनिन और ग्वानिन यहाँ पर क्या है, ये आपकी है प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, जो कि यहाँ पर प्यूरिन है, प्यूरिन। और यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये पिरामिडिन्स है। यानी कि 2 तो नाइट्रोजनस बेस पिरामिडिन होती है और 2 ही नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होती है। किसके अंदर, डीएनए के अंदर। मतलब डीएनए के अंदर टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस बता रहा हूं मैं आपको, एटीजीसी। एटीजीसी जो है एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। तो एडेनिन और ग्वानिन तो यहाँ पर प्यूरिन है, और यहाँ पर थाइमिन और जो साइटोसिन जो है यहाँ पर पिरामिडिन है। जब आरएनए की बात आएगी तो आरएनए के अंदर एयूजीसी, यानी कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। तो एडेनिन और ग्वानिन तो क्या होता है, प्यूरिन होती है, 9 मेंबर्ड रिंग। और यहाँ पर यूरेसिल और साइटोसिन जो होता है वो क्या होता है, पिरामिडिन्स होती है। तो ये होता है नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेस कहाँ होती है, ये इस डीएनए के बीच में जुड़ी होती है। और ये कैसे होगी, इनके बीच में से ब्लैंक होगा, और ये इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ, ATGC, ATGC, और A जो है वो T से, T जो है A से, G जो है C से, C जो है G से जुड़ता है। ठीक है, और इस चीज का भी ध्यान रखना कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, मतलब एडेनिन कैसी होती है, एडेनिन ऐसी होती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस थाइमिन जो है वो कैसी होती है, वो कुछ ऐसी होती है। क्योंकि थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल तीनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, फॉर्मूला बदल जाता है। तो इनके बीच में 2 कार्बन, 2 नाइट्रोजनस बेस होगी, और ये 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ती है। 2 हाइड्रोजन बंध, ध्यान से समझो ना मेरी बात को। 2 हाइड्रोजन बंध का मतलब है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन जो है मिलकर इसको बॉन्ड कर रहे हैं। टी और ए, थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी 2 हाइड्रोजन जो है बॉन्ड करेंगे। लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होता है। ग्वानिन और साइटोसिन की बात हो रही है, ग्वानिन और साइटोसिन की, इनके बीच में 3 होते हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में भी कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये तीनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजनस बेस को जोड़ देते हैं। और ये नाइट्रोजनस बेस जो है किससे जुड़ी होती है, ये फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से जुड़ी होती है, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। तो डीएनए के अंदर जो है 2 श्रृंखलाएं, या इसको कहते हैं स्ट्रैंड या धागा, या इसको रज्जुक कहते हैं। अलग अलग नाम है, इसको स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इसको रज्जुक भी बोलते हैं, इसको धागा भी बोलते हैं, इसको कुंडलन भी बोल सकते हैं।
कुंडलन, कुंडलन, या इसको स्ट्रैंड बोलेंगे हम, स्ट्रैंड, या इसको हम बोलेंगे रज्जुक, ठीक है, या इसको डीएनए का धागा भी बोल सकते हैं। तो इन ये जो है ये दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सा? एक तो होता है पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, और एक इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट PO4। इन दो चीजों से मिलकर ये धागा बनता है, जिसको रज्जुक, कुंडलन या स्ट्रैंड बोलते हैं। और इन दोनों कुंडलन, एक डीएनए में 2 कुंडलन होती है, यानी कि 2 स्ट्रैंड होती है, एक डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होती है, और ये दोनों स्ट्रैंड 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बन रही है, जो कि यहाँ पर पेंटोज शुगर और PO4 यानी कि फॉस्फेट समूह होता है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट से जिससे जुड़ती है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मैंने आपको क्या बताया? डीएनए बताया, डीएनए की 2 कुंडलन बताई, इन कुंडलन के अंदर नाइट्रोजनस बेस बताई, और इन नाइट्रोजनस बेस के बीच में नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ी होती है। इन हाइड्रोजन के बीच में 2 या 3 बंध पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस के 2 प्रकार हैं, जो कि प्यूरिन्स और पिरामिडीन है। प्यूरिन्स के अंदर जो है ये 9 मेंबर्ड होती है, पिरामिडीन जो होती है 6 मेंबर्ड होती है। इसके अंदर 2 वलय, 2 रिंग या 2 संरचनाएं, यानी कि 1 वलय और 2 वलय। एक वलय जो होती है हेक्सा और दूसरी जो होती है पेंटा। पिरामिडीन के अंदर सिर्फ पेंटा होती है, हेक्सा नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल जो है यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन है, और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। यह आपका नाइट्रोजनस बेस जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्षार की, और क्षार में सिर्फ एक ही अंतर है, ऑक्सीजन का, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है डीएनए का, पहला पॉइंट हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया, सारे पॉइंट क्लियर हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे शर्करा का, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, ये इसको हम कहते हैं 5 कार्बन वाली श्रृंखला, 5 कार्बन वाली श्रृंखला, मतलब इसमें 5 कार्बन होती है, इसका मतलब ये हो गया। और ये जो है 2 प्रकार की होती है, मतलब शर्करा यहाँ पर कितने प्रकार की? 2। एक तो है यहाँ पर डिओक्सी राइबोज शर्करा, डिओक्सी राइबोज शर्करा, और एक होती है यहाँ पर राइबोज शर्करा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइबोज शर्करा का मतलब आरएनए में पाई जा रही है, और डिओक्सी राइबोज का मतलब हो गया कि ये डीएनए में पाई जा रही है। तो एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डिओक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। डिओक्सी राइबोज शुगर जो होती है ये डीएनए के अंदर देखने को मिलेगी, और ये जो है आपको आरएनए के अंदर देखने को मिलेगी। अगर इनकी श्रृंखला की संरचना की बात करें तो सिर्फ ऑक्सीजन का अंतर है, बाकी सब सेम है। यानी कि अगर इनकी श्रृंखला की बात की जाए तो कुछ ऐसे ठीक है। अब देखो इसमें अंतर क्या है, ये 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन संख्या C1, कार्बन संख्या C2, कार्बन संख्या C3 और कार्बन संख्या C4 और कार्बन संख्या 5 C5। अब होता क्या है, आरएनए जो होती है या राइबोज शुगर जो होती है, इसके 2 नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन क्या होती है, अतिरिक्त होती है। और जो आपकी डीएनए जो होती है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर का मतलब है डिलट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का कम होना, और इसके 2 नंबर कार्बन के ऊपर ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर। ये जो आपकी 2 नंबर कार्बन जो होती है यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या होती है, कम पाई जाती है। ये होती है पेंटोज शुगर। ये जो पेंटोज शुगर है ये किससे जुड़ती है, ये पेंटोज शुगर जुड़ती है फॉस्फेट से। इसका जो 5 नंबर कार्बन वो आगे जाके फॉस्फेट से जुड़ेगा, और इसका 1 नंबर नाइट्रोजनस बेस से जाकर जुड़ जाएगा, और तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ठीक है। तो शुगर जो है जो 2 प्रकार की होती है पेंटोज शुगर, इसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबोज शुगर,
और राइबोज शुगर बोलते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है और राइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन अतिरिक्त होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में पाई जाती है और राइबोज शुगर जो होती है वो आपके आरएनए में पाई जाती है। आरएनए का मतलब हो गया ये कुछ वायरस जैसे लिविंग जो है उनके अंदर पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वो लगभग सारे ऑल ऑर्गेनिज्म लगभग जो है सारों के अंदर पाई जाती है 99%। 1% क्या होता है यहाँ पर एक्सेप्शन, अपवाद होता है, और वो अपवाद ज़्यादातर क्या होता है, वो आरएनए वायरस होता है। ठीक है। और तीसरी अगर कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है, फॉस्फेट समूह होता है, यानी कि PO4। तो मैंने आपको बताया डीएनए के अंदर 3 प्रकार के डीएनए या न्यूक्लियोटाइड जो कि 3 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है, जो कि एक यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजनस बेस, 2 नंबर पेंटोज शुगर, और 3 नंबर पॉइंट हमारा क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, जिसको फॉस्फेट समूह बोलते हैं, फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़कर क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या होता है, ये होता है PO4। ये लीजिए, ये होता है फॉस्फेट समूह। अब तीनों चीज जब आपस में मिल जाती है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार की प्रोटीन है, और ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करता है। और यही न्यूक्लियोटाइड आगे जाके दूसरे जीव के अंदर इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जब हम डीएनए एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डीएनए एक्सपेरिमेंट, डीएनए की खोज, आनुवांशिक मटेरियल डीएनए होता है, जब ये हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और वही इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करता है। तो मैंने आपको डीएनए पढ़ाया, डीएनए में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बाद आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड देखना हो कैसा होगा, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करनी हो तो देखो यहां पर हम सबसे पहले बनाएंगे शुगर, और शुगर का ये एक नंबर होता है कार्बन C1 1, C2 2, C3 C4, और यहाँ पर CH2, और CH2 आगे जाके PO4 से जुड़ता है। तो जो शुगर एक नंबर, और इसके आगे जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस इसके 1 नंबर कार्बन से, और फॉस्फेट इसके 5 नंबर कार्बन से मिलकर बनता है। यानी कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और जब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वो कहाँ से, वो इसके 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा, 3 नंबर कार्बन से वापस क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट, और वापस उधर क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस। और ऐसे करते करते ये श्रृंखला क्या हो जाएगी, लंबी। और ये श्रृंखला लंबी होती होती क्या बना लेगी, एक न्यूक्लियोटाइड एक कुंडलन बनाएगी। ये एक कुंडलन है इसका, इसी नाइट्रोजनस बेस के ऑपोजिट दूसरी जो है आपकी पेंटोज शुगर जुड़ेगी, पेंटोज शुगर, और इसी पेंटोज शुगर के बाद में क्या जुड़ेगी, इसके PO4 जुड़ने वाली। यानी कि एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस, ये एक कुंडलन बना रहा है। मतलब ये डीएनए का जो कुंडली है ये इसके अंदर 2 होती है, तो एक कुंडलन ये और एक कुंडलन ये। तो इस एक कुंडलन को बनाने के लिए एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, हालांकि नाइट्रोजनस बेस बीच में होती है जो कि 2 होगी, क्योंकि मान लो इधर एडेनिन होगी तो ऑपोजिट साइड में क्या होगी, थाइमिन होगी। अगर आपने इधर थाइमिन रखी है तो उधर क्या होगी, एडेनिन होगी। अगर इधर आपने साइटोसिन रख लिया, जैसे कि मान लो ये जो नाइट्रोजनस बेस है आपकी A है एडेनिन, तो यहाँ पर जो होगी वो कौन सी होगी, थाइमिन हो जाएगी। और अगर यहाँ पर आपने थाइमिन बनाई है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एडेनिन बन जाएगी। अगर आपने तीसरी जो न्यूक्लियो, ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर आएगा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये आ जाएगा आपका G, ग्वानिन। तो सामने आपका क्या आ जाएगा, साइटोसिन, जो कि 3 बॉन्ड से बनेगा, ये 2 से, और उसके बाद C, और C जो है अपोजिट G से बन जाएगा। तो ये आपका एक कुंडलन, ये इसके नाइट्रोजनस बेस, और ये फिर दूसरा कुंडलन, और मिलकर क्या बना लेता है,
एक डीएनए बना लेता है। बात समझ में आई? अब देखो डीएनए की संरचना। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? देखो डीएनए स्ट्रक्चर की शुरुआत तो वैसे एक साइंटिस्ट का नाम है रोजमिन फ्रैंकलिन और एक नाम है वाटसन क्रिक। तो श्रेय जो है वो वाटसन क्रिक को जाता है और वाटसन और क्रिक इन साइंटिस्ट को डीएनए स्ट्रक्चर खोज करने का या नमूना या कह सकते हैं कुंडलन बनाने का या स्ट्रैंड नमूना जो है, कुंडलन नमूना स्पेसिमेन ऑफ स्ट्रैंड, ये दिया जाता है श्रेय वाटसन और क्रिक को। और इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिलता है 1962। ये बात है 1953, 1953 के अंदर इन्होंने जो है वाटसन और क्रिक ने कुंडलन दिया, यानी कि डीएनए की कुंडली का नमूना दिया। और 1962 में इनको क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार भी मिलता है इनकी खोज का श्रेय। रोजलिन फ्रैंकलिन भी है यहाँ पर, लेकिन उतना उनका श्रेय नहीं माना जाता। वाटसन क्रिक को यहाँ पर ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। जब डीएनए की बात करें तो डीएनए मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार का होता है और इस डीएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसकी बात करें। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस लगभग 20 एंगस्ट्रम मानी जाती है। 20 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया लगभग मीटर, 10⁻⁻10 मीटर जो है लगभग 20 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। अगर इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये लगभग 2 नैनोमीटर में आएगा। ये डीएनए का जो व्यास है, हम कह सकते हैं डीएनए की कुंडली को जो ऊपर से पकड़ते हैं और अगर ये डीएनए से घूमता है तो डीएनए का जो व्यास है ये लगभग कितना है? 20 एंगस्ट्रम माना जाता है। इसका एक जो घुमाव जो माना जाता है, ये एक घुमाव, इस घुमाव और दूसरे घुमाव के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 34 एंगस्ट्रम माना जाता है। 34 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया लगभग 3.4 नैनोमीटर माना जाता है। ठीक है, इसके बीच में लगभग नाइट्रोजनस बेस जो है वो 2 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और इनके बीच में गैप तो होता ही है। ठीक है, इन क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? बेस पेयर, इन बेस पेयर की संख्या लगभग 10 होती है। 10 क्षार युग्म पाई जाती है। प्रत्येक क्षार युग्म जो होता है ना, इसके बीच की डिस्टेंस लगभग 3.4 एंगस्ट्रम यानी कि लगभग 0.34 नैनोमीटर होता है। ये डिस्टेंस 2 क्षार युग्मकों या 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस मानी जाती है। मतलब कि ये नाइट्रोजनस बेस और इस नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस लगभग 3.4 एंगस्ट्रम या फिर 0.34 नैनोमीटर मानी जाती है। अगर एक प्रॉपर मनुष्य के डीएनए की लंबाई जो मानी जाए एक सेल के अंदर, अगर सिंगल सेल की बात की जाए और उसमें अगर डीएनए की बात की जा रही है तो उसकी लंबाई लगभग 2.2 मीटर मानी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और ये लगभग यूकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है, यानी कि ये जो है ये यूकैरियोटिक की बात है, प्रोकैरियोटिक की नहीं हो रही। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर मानी जाती है। तो मैंने आपको बताया इसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रम, जो कि लगभग 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर होता है ये, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। डीएनए के एक कुंडलन इसमें और इसके बीच की डिस्टेंस लगभग 34 एंगस्ट्रम मानी जाती है, जो कि लगभग 3.4 नैनोमीटर होता है। और इसमें 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। इन क्षार युग्म के बीच की डिस्टेंस लगभग 3.4 एंगस्ट्रम यानी कि 0.34 नैनोमीटर मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो क्षार युग्म हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है और ये आपका हो गया डीएनए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? तो आज की क्लास हमारी डीएनए थी। हमने जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के बारे में बात की। डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके बारे में बात की। डीएनए 3 चीज़ें, प्यूरिन, पिरामिडिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर यानी कि पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट, 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए की खोज का श्रेय, कुंडली नुमा डीएनए खोज का श्रेय जो है, कुंडलन देने का श्रेय वाटसन क्रिक हो जाता है। इससे पहले आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए जो होता है वो 99% ऑर्गेनिज्म लिविंग जो होते हैं उनमें पाया जाता है। 1% जो होता है वो वायरस
उसमें आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके आगे की जो क्लास हम करेंगे उसके में डीएनए पैकेजिंग और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इसके बारे में बात करेंगे। और डीएनए पैकेजिंग जो है वो न्यूक्लियोसोम, डीएनए किस प्रकार से पैक किया जाता है वो होगा। और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्कवरी से रिलेटेड, डीएनए को किस प्रकार से खोजा गया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, वो वहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे और अलग अलग साइंटिस्ट के हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया चूहे पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी, और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस का। और जब ये डीएनए एक्सपेरिमेंट साबित हो जाता है उसके बाद हम आरएनए वर्ड, आरएनए डीएनए पैकेजिंग के बाद रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डुप्लीकेशन पढ़ेंगे, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम अनुवादन या अनुलेखन जिसको है वो पढ़ेंगे, डीएनए जीनोम पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर हम या जो पॉइंट्स जो हैं आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।